कितना पैसा एक व्यक्ति महीने में कमाए कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भी अपने रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल फ्री हो जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या कोई ऐसा सिस्टम आपने फिगर आउट किया अपने पूरे जीवन में जिससे एक सस्टेनेबल इनकम बनाई जा सकती हो हर आदमी के लिए? अभी मैं देहरादून गया था, थोड़ा आगे गए तो देखा हमने वो सड़क पे 5-6 शहद वाले खड़े हैं, एक के बाद बैक टू बैक। क्या है भाई? सर ये यहाँ पे मधुमक्खी लगाई है और शहद बेचें। क्या अपॉर्चुनिटी? उसे दिखा कि भैया हाईवे पे लोग जा रहे हैं, हम शुद्ध शहद बेचेंगे। खेत देख के लोग रुकेंगे। बाजार में बिक रही है 200 रुपये 300 रुपये किलो शहद, वो 800 रुपये बेच रहा है शुद्ध के नाम पे। कमा रहा है ना। लास्ट कुछ महीनों में सिल्वर और गोल्ड ने बहुत तेजी दिखाई। सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोने चांदी के भाव में बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है। क्या निवेशकों को इन विकल्प पे जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड ही सही विकल्प होना चाहिए? 1000 रुपये 15% से हम कर रहे हैं। अगर हमने 50 साल डाल दिया तो ये भाई साहब 10 करोड़ की रकम बन जाए, क्योंकि अभी सब यंग है, शादी वादी नहीं हुई तो सब सेव कर पा रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो वो बहुत अच्छी सिप चला रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की सिप आ रही है हमारे देश में हर महीने। 26,000 करोड़। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 10 साल में देश ने तरक्की की है, 70 साल एक तरफ और 10 साल एक तरफ। वापस से स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे मेहमान है दीपक वाधवा जी। पिछले पॉडकास्ट में आप सबने बहुत प्रेम दिया, भर भर के कमेंट दिए और बहुत सारे प्रश्न पूछे जो आज आपके बिहाफ में मैं दीपक जी से पूछने वाला हूं। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य है जी चित्रेश भाई, आपने मुझे दोबारा बुलाया। सर मैंने नहीं, ये जनता का प्रेम था कि उन्होंने कमेंट की बौछार लगा दी थी, पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू। तो मैंने कहा अब तो बुलाना बनता ही बनता है। मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझे इस लायक समझा और ऑडियंस ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि चित्रेश जी आप जानते हैं कि आज से 1-1.5-2 साल पहले तो मेरा कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस भी नहीं था। तो जो है वो इन्हीं वजह से है, इनकी वजह से जनता है। का प्रेम ही बस है। तो जो दिया इन्होंने दिया, जो प्यार है इनका प्यार है। मैं तो जो मेरा पर्याप्त ज्ञान है वो आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। कुछ पढ़ाई करता रहता हूँ, कुछ सीखता रहता हूँ, क्योंकि लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। लर्निंग शैल नेवर स्टॉप। एग्जैक्टली। तो मेरा मानना ये है कि जो आदमी, दो चीज़ें कभी आदमी की नहीं रुकनी चाहिए। अगर रुक गई तो समझिए वो मेरे हिसाब से मृत्यु शैया हो गई आदमी के लिए। एक, आगे कैसे बढ़ना है। दो, जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चिल्लाते हो, मुझे पता है आज आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही लाए हो। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम क्या सोचते हैं कि भैया 2-5 करोड़ कमा लें और 5 करोड़ की फिर एफडी करा दें और अपना जीवन शांति से कटता रहे। कहाँ है फ्रीडम? वहाँ भी तो पैसे की आवत की सोच रहे हो ना। जिस दिन आदमी की सोच बिल्कुल ये हो कि जो है पर्याप्त है, अब इस पे कुछ करना नहीं है, ना एफडी ना पेफडी है, ये ना वो है फ्रीडम। जब आप विकल्प देख रहे हो तो कहाँ फ्रीडम है? बहुत गहरी बात है, बस बहुत गहरी बात है। तो दीपक सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, लास्ट कुछ महीनों में सिल्वर और गोल्ड ने बहुत तेजी दिखाई, जिसमें गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर ने तेजी दिखाई। तो हम 2026 में हैं, तो 2026 में क्या निवेशकों को इन विकल्प पे जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड ही सही विकल्प होना चाहिए? देखिए चित्रेश जी, क्या है, सारे विकल्प बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। सारे विकल्प बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक व्यक्ति है जो पूरी बोतल एक बार में पी जाता है शराब की, उसके लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी कहता है 20 ml 30 ml इज ओके। प्रोडक्ट वही है, लेकिन एक आपके लिए हानिकारक है और एक आपके लिए अच्छा है। बात समझ रहे हैं आप? समझ गया। आप बीमार होते हैं तो आप कहते हैं यार थोड़ी सी ब्रांडी पी लो। वो थोड़ी ही होती है, वो 10 ml होती है, वो ठीक है। लेकिन पूरी बोतल पी लो तो वो हानिकारक है। ऐसे ही जब आप किसी भी जगह निवेश करते हैं, ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि लोग कोरिलेट कर पाए। जब आप निवेश करते हैं तो आपका अगर 10% जा रहा है चांदी में, 10% जा रहा है बिटकॉइन में, 10% जा रहा है गोल्ड में, और बाकी इधर उधर जैसे मैंने पिछली बार आपके यहाँ पोर्टफोलियो बनवाया था, तो वो हमेशा अच्छा है। अब इसके पीछे का हमारा सिद्धांत क्या रहता है, मैं वो भी बताता हूँ। इंडिया एक प्रगतिशील देश है, हमारी 130 करोड़ की जनता है, तो कंजम्पशन हमारे यहाँ कभी भी किसी चीज़ की ख़त्म नहीं होने वाली। अब मैंने एक किसी और पॉडकास्ट में भी बोला था, मैं आपके यहाँ भी बोल देता हूँ। 130 करोड़ आदमी है, हर आदमी अगर केवल 200 रुपये रोज के खर्च करता है, यानी कि 6,000 रुपये महीने के, इतना तो हमारे यहाँ सब कर ही रहे हैं, सब कमा ही रहे हैं। ठीक है। सरकार भी आज आपको फ्री में, जिन जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, उन्हें 80 किलो या कितना राशन दे रही है साल का। हाँ। तो 200 रुपये तो वो भी खर्च कर रहे हैं, चाहे आपके ब्याह पे सरकार करे या आप करें रोज के। 130 गुणा 200 कर लो और उस फिगर को मुझे बता दो कितनी होती है।
ये कंजम्पशन है हमारे यहाँ की। 26 और ये तो मैं बेसिक मिनिमम बता रहा हूँ। जो 10% बड़ा तबका है जो रिचेस में आते हैं, वो कितना रोज का खर्चा करते हैं। ये तो मिनिमम शुरुआत बैंड मैंने तो बताया आपने। आपको उसकी बताई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो भी 200 रुपये रोज की कंजम्पशन है हमारे यहाँ। तो कभी भी देश हमारा बहुत प्रगतिशील है। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है भाई साहब, 10 15 20 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे सोच भी नहीं सकता कोई। तो सर जैसे भारत युवाओं का देश आज की डेट में है और हर युवा चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम कर लें। हर युवा मतलब पूरे कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। तो अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कितना पैसा एक व्यक्ति महीने में कमाए कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके भी अपने रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल फ्री हो जाए। मैंने शायद कहीं नहीं बोली, मैं आज आपको उसकी कैलकुलेशन दे के जाऊँगा। हम निफ्टी की क्या कैलकुलेशन समझते हैं, पिछले 10 साल का CAGR क्या रहा होगा निफ्टी का मतलब लार्ज कैप कंपनीज हो गई। 7-8% से 10%। 14% का है जी। हर साल 14% की ग्रोथ निफ्टी में 10 साल से हो रही है लगातार। हाँ, अगर आप 10 20 30 साल का डेटा देखेंगे तो 17% या 16% का CAGR है निफ्टी का। और जैसा कि मैंने बात करी कि कंजम्पशन हमारे यहाँ 130 करोड़ जनता है, कुछ ना करे तो भी भाई साहब खाना खाएगी, पानी पिएगी, छोटी मोटी जरूरतें पूरी हाँ, करेगी। रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरतें। अब तो उसमें जरूरतों में मोबाइल जुड़ ही गया, मोबाइल जुड़ टीवी ही गया। केबल जुड़ ही गया। अरे सर आप इसकी बात कर रहे हो, मेरे घर में जो मेड आती है वो भी आजकल मैडम से बात कर रही होती है कि मैं सुबह 10 बजे की जगह 11 बजे, वो टाइप नहीं कर पा रही तो वो रिकॉर्डेड मैसेज भेज रही है। मेरी वाइफ भी उसे रिकॉर्डेड मैसेज भेज रही है। तो ये कम्युनिकेशन का स्तर हो गया है। अभी मैं बिहार में कहीं गया जा रहा था, पटना में मैं रुका था, मेरी क्लास थी, तो मैं मेरे को मन हुआ गया तक गए हैं तो गया जी। तो 3 घंटे का रास्ता है भाई साहब। हमने रास्ते में रुक के चाय पी, विस्की मतलब चाय मैंने पी और मेरा टैक्सी वाला था, और मैंने शायद एक बिस्कुट या फैन वैन खा लिया होगा। तो उसने कुछ बोला जी 45 रुपये हुए। मैंने 500 का नोट दिया, उन्होंने कहा खुले नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा UPI कर दो। भाई साहब उन्होंने पेटीएम निकाला, टन से कर दिया। तो आप सोचो कि मतलब हमारे जो इंटीरियर हैं वहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। दूर दराज के इलाकों में भी UPI की सुविधा हो गई है। UPI की सुविधा हो गई है। एज स्मॉल एज 2 रुपये भी आज UPI से जा रहे हैं, एज बिग एज लाख रुपए भी UPI से जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। देश तो हमारा भाई प्रगति कर रहा है। और जो पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में तरक्की हुई है, चाहे उनकी कोई लोग कितनी ही निंदा कर लें, मैं समझता हूं कि जो पिछले 10 साल में देश ने तरक्की की है, 70 साल एक तरफ और 10 साल एक तरफ। एग्रीड, मैं आपकी इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। आप देखो भाई साहब, दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंच गई है। ये जो इन्होंने वो योजना लाई, सिलेंडर, बिजली, पानी, सिलेंडर पहुंच गया, रिमार्केबल है। ये घर बना के दे रहे हैं, शौचालय। तो देखिए, एक आदमी से आप ये उम्मीद ना करो कि भाई साहब वो आएगा ऐसे मैजिक वॉन्ड हैरी पॉटर की तरह घुमाएगा। भाई इतना 130 करोड़ जनता है, हर आदमी एक साथ नहीं सोच सकता। मोदी जी हैज डन ए कमेंडेबल जॉब। अपन मोदी जी को डिस्कस ना करके फाइनेंस पे आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रगति है ये चलती रहेगी, चाहे कल को कोई और गवर्नमेंट भी आ जाए तो भी चलती रहेगी। क्यों चलेगी मैं बताता हूँ। इसका कारण कि जो देश का विकास है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट सिर्फ थोड़ा सा होता है कि भाई मोदी जी पॉलिसी सपोर्ट कर देंगे, पॉलिसी सपोर्ट के लिए। अब बिहार में कोई एक दूर दराज में लड़का रहता है, आज उसने एक मोबाइल ले लिया 20-25 हज़ार रुपए का, कल वो आईफोन की तरफ अग्रसर होएगा ही। वो अपने विकास के लिए सोच रहा, वो देश वेश की नहीं सोच रहा। वो ये सोचेगा भाई आज मैं 10-15 हज़ार कमाता हूँ तो मैंने 20-25 हज़ार का मोबाइल ले लिया, मैं कैसे अगली बार आईफोन की तरफ भागूं। वो चाहे इसके लिए कोई ओवर टाइम कर ले, कहीं कुछ कर ले, मतलब वो अपने विकास, वो अपने सेल्फ विकास पे दौड़ रहा है। अब आप ये देखो, जो बिहार से लेबर माइग्रेट होके आती है तो वहाँ कम कमा पाते हैं, उन्हें ज़्यादा कमाना, इसीलिए तो यूपी में, महाराष्ट्र में इधर उधर जाते हैं। यही तो वजह है। और अब लेबर मिल नहीं रही है क्योंकि भाई साहब बिहार में इतना वो जनरेट हो रहा है रोजगार। तो इसका क्या मतलब है कि भाई साहब पैसे के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जब उनके अपने स्टेट में पैसे की आमद हो रही है तो वो नहीं आ रहे। तो दैट मीन्स विकासशील हैं वो। अगर वो विकासशील नहीं होते तो वहीं पे वो जो मिल रहा है वो खाते रहते। लेकिन अगर वो माइग्रेट होके आ रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव अ सेंस ऑफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उनकी। 6-6 महीने बेचारे अपने घर नहीं जाते, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पैसा जोड़ रहे हैं। तो देश तो हमारा विकासशील है भाई। चाहे पढ़े लिखे हैं नहीं है, पिछड़े हैं, जो भी है, देश अपना पूरा विकासशील है। तो अपने को ये पता है कि कल को कोई गवर्नमेंट आ जाए,
अब एक आदमी ने सोचा कि मुझे आज पहले 10,000 का मोबाइल लेना है, फिर 25 का लेना है, फिर आईफोन लेना है, एस्पिरेशन है उसकी, वो अचीव करेगा चाहे देश में कोई गवर्नमेंट आ जाए। जब एक आदमी ऐसा सोच रहा है, सोचो जब 1 लाख आदमी ऐसा सोच रहे हैं, जब 130 करोड़ आदमी ऐसा सोचेंगे तो विकास तो अपने आप होएगा। विकास किसी के डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज़, अभी 10 सालों में जो एक फ़र्क आया मैं आपको वो बताता हूँ मोदी गवर्नमेंट में। अब आप ऐसा मत समझना ये मोदी गवर्नमेंट का प्रचार हो रहा है, ये मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो ऑन एक्चुअल हुआ है, फाउंडेशन आज ले की गई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी दिल्ली से देहरादून का एक हाईवे बना, ये मोदी गवर्नमेंट ने बना के छोड़ दिया। पहले वाला जो अभी मतलब जो एग्जिस्टिंग है वो भी बहुत सुपर हाईवे है, लेकिन अभी एक और उससे भी सुपर बन गया। अब क्या हुआ कि दिल्ली से लोग देहरादून 2.5 से 3 घंटे में पहुंचने लगे। पहले 6 घंटे लगते थे और उससे पहले और 8-12 घंटे लगते थे। अब हम एक सिनारियो की बात करते हैं कि केवल दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे, बीच में शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर की आउटर बेल्ट। तो अब जो आदमी उस हाईवे से कनेक्टिंग उधर रहेगा वो दिल्ली में 2 करोड़ का घर क्यों लेगा, वो 40 लाख का वहाँ नहीं लेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में आ जाएगा। अभी दिल्ली में रह के भी तो आप पूरे दिल्ली के मतलब ईस्ट दिल्ली में रहते हो, वेस्ट में जाना 1-1.25 घंटा लगता है। हाँ, 2-3 घंटे लग जाते 2-3 घंटे। मैं आप और हम गुड़गांव जाते हैं तो 2.5-3 घंटे लगते ही है। बस जितनी देर में मुंबई पहुंच जाए, हवाई जहाज से मुंबई पहुंच जाओ उतने में गुड़गांव पहुंचते हैं, क्योंकि रश बहुत है। अब अगर कोई आदमी दिल्ली का की हाईवे बन गया तो 40 लाख मतलब 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ अपना घर बेचे और 40 लाख का वहाँ ले ले और रोज का 1 घंटा ट्रैवल टाइम दे दे, तो ये 1.5 करोड़ की 1 करोड़ उसकी इकोनॉमी जेब में आ गई। अब ये पैसा वो क्या करेगा, या तो एफडी करेगा, म्यूचुअल फंड करेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, तो ये पैसा सर्कुलेशन में आ गया पूरे। अब सोचो ऐसे 10 लाख आदमियों ने कर लिया या 2 लाख आदमियों ने कर लिया तो कितना पैसा बाजार में आता है। कोविड के बाद क्या हुआ था जी, जो आदमी दिल्ली में फैक्ट्री चला रहा था उसने अपनी फैक्ट्री 1 करोड़, 2 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ में बेची और वो क्या किया, गाजियाबाद, हापुड़, दादरी जो ये इंडस्ट्रियल एरिया थे यहाँ पे उसने 40,000 गज की जगह ले ली, वहाँ 2.5 लाख बेच के आया, तो बीच के जो 2 लाख बचे वो उसने पॉकेट कर लिए। या वहाँ 200 गज था, यहाँ 800 खरीद लिया। तो दिस इज हाउ डेवलपमेंट का असर 10 साल तक आता है। मतलब एक हाईवे बना है तो लाखों लोगों को नया एवेन्यू मिलता रहेगा। ये चीज़ केवल यहाँ लागू नहीं होती, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। आप दिल्ली से हापुड़ देख लीजिए, दिल्ली से ये नैनीताल देख लीजिए, जहाँ जहाँ सड़क बनती रहेगी वहाँ वहाँ आप, अच्छा आप इसकी बात क्या सोच रहे हो, आप रायपुर के हो, रायपुर में भी हाईवे बन गया, तो पहले रायपुर इतना था, अब ये क्या हाईवे बनने से एक्सपैंड होता जा रहा है। नोएडा आप देखो ना भाई साहब, यहाँ नोएडा दिल्ली से शुरू होके खुर्जा तक नोएडा घुसा हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कों की अप्रोच हो रही है। तो सरकार एक काम करती है, लोग उसको विकास लाते हैं। मतलब जेवर एयरपोर्ट बनने से जेवर के उस तरफ तक भाई हम तो इसी तरफ देखते हैं, जेवर से अलीगढ़ हो गया, खुर्जा हो गया, वहां तक की इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है। जगह नहीं मिल रही भाई साहब, आज आप कहीं भी लेने जाओ, तो ये विकास का प्रतीक नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा, देश में विकास होता रहेगा, पैसा लोग कमाते रहेंगे, अपने आप बहुत अभी स्कोप है। तो अब वापस आते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरा कहना ये है 65% आदमी पैसा लगाए इक्विटीज़ में, क्योंकि अपने यहाँ सब चीज़ की कंजम्पशन बढ़ रही है। आप गाड़ियों का देखें, सेल हर क्वार्टर में सेल बढ़ रही है गाड़ियों की, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, अगर गाड़ियों की सेल बढ़ रही है तो स्पेयर पार्ट भी बिकेंगे, टायर भी बिकेंगे, तेल भी बिकेगा, तो भाई रिलायंस भी चलती रहेगी, जो एंसेलरीज हैं वो भी चलती रहेंगी, पेंट वाली कंपनियां भी चलती रहेंगी, क्योंकि गाड़ी का मतलब एक केवल गाड़ी नहीं होता, उसमें 100 भिन्न तांबा भी बिकेगा। तो अब आप देखो, एक अगर कोई कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि भैया हमने पिछले क्वार्टर में 25,000 गाड़ी बेची थी, इस क्वार्टर में 30,000 बेची हैं, तो इसका मतलब 5,000 उसकी बढ़ी हैं, लेकिन बिकी तो 30,000 हैं। उसमें लोहा भी लगा, रबड़ भी लगा, तांबा भी लगा, पेंट भी लगा, स्पेयर पार्ट भी लगा, आगे तेल भी लगेगा, आरटीओ को भी पैसा मिलेगा। आप सोच रहे हो कितना बड़ा बिजनेस है, तो कहाँ है कमी? तो मेरे को तो विकास पूरा दिखता है। अब हम आते हैं कि सोने चांदी पे, तो मेरा 65% पैसा आप इक्विटी में लगा दीजिए, निवेश कर सकते हैं। अब पैसा सेविंग्स का ठीक है, तो ये पैसा हो सकता है 2 साल नीचे चला है, लेकिन क्योंकि विकास अपने आप भरपूर होना है, तो वो पैसा धीरे 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 बढ़ता रहेगा। अब आपने 10% सोने में लगाया, 10 चांदी में लगाया, 10 बिटकॉइन में लगाया, ये 30 अगर जीरो भी हो गए
वैसे सोना चांदी कभी जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू रहेगी, क्योंकि गोल्ड तो कभी जीरो नहीं होगा। चांदी को एक बार हम कह सकते हैं 50% यहाँ से फॉल हो सकता है, लेकिन आप लगा कितना रहे हो? केवल 10%। तकलीफ तब है जब आप 100% ऑफ योर सेविंग चांदी में लगा दो, तकलीफ तब है जब 100% ऑफ योर सेविंग आप गोल्ड में लगा दो, तकलीफ तब है जब आप 100% ऑफ योर सेविंग इक्विटी में लगा दो। नहीं, मैं तो बहुत पोर्शन वाइज लगा रहा हूँ, और हमेशा मुझे ये सोचना है कि मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 65 रुपये तो ऐसा लगा दिया जो मुझे पता है, क्योंकि देश बढ़ेगा तो वो तो बढ़ना ही है। अब नहीं बढ़ेगा 5 साल में बढ़ेगा, 5 नहीं बढ़ेगा 10 में बढ़ेगा, लेकिन मैं रिस्की कंपोनेंट में उतना कम लगा रहा हूँ कि अगर ये जीरो भी हो जाए तो मेरे को जो वहाँ से मिले वो मेरा इसकी पूर्ति कर दे, मतलब कैपिटल मेरी सेफ है, तो मैं हमेशा खड़ा रहूँ। फिर दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा था कि एक मिनिमम इनकम ब्रैकेट क्या इंसान की हो कि वो आने वाले 20-30 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंट भले ना हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सबसे थोड़ा नाराज़ हैं, पर वो कम से कम इतनी सस्टेनेबल इनकम कर ले कि वो 60 साल के बाद उसको ना भी कमाए तो जीवन चल सके। कितने पैसे को ये समझते हो कि आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि पॉडकास्ट आपका है, कि आप एक युवा जो ये देख रहा है या एक बिजनेसमैन देख रहा है कि उसकी पॉकेट में इतने पैसे हों तो वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम समझे या फाइनेंशियली फ्री समझे, आप वो बताओ मुझे, मैं आपको उसकी रिवर्स कैलकुलेशन दूंगा। मतलब पर मंथ नहीं, कितना कॉर्पस हो पर मंथ तो वो देखेगा ना, आप उसकी टेंशन लो। 10 करोड़ के आसपास होना चाहिए। 10 करोड़ हो तो वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम समझेगा, हाँ, इतने में समझ लेगा, समझ लेगा आज के सिनेरियो के हिसाब से। आज बाज नहीं जी, और आने वाले 10 साल आगे बढ़ जाओ आप, तो करीब 50 करोड़, यदि हम 30 साल आगे की बात करें, 50 करोड़ में आदमी आप फाइनेंशियल समझते हो उस वक्त हर आदमी के पास 50 करोड़ होगा? जो समझदारी लेट्स टॉक रियलिस्टिक, 20 करोड़ मान लेते हैं। आज हर आदमी को आप क्या लेवल समझ रहे हो? सर मुझे लगता है कि जो आपके हमारे लॉबी वाले लोग हैं, हम नहीं, हमारी नहीं, जनरल की बात कर रहे हैं, हमारी तो थोड़ी बड़ी हो गई। चलो जनरल लॉबी, मेरे को लगता है सर 20-25 हज़ार का कंजम्पशन तो आज हर एक आम आदमी देश में कर रहा है पर मंथ। ठीक है, तो हम उसकी वक़्त क्या माने? फिर भी 1 करोड़ के आसपास तो हर आदमी आज वर्थ है। एवरेज 1 करोड़ मान लेते हैं, क्योंकि जो भी शहर दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे में है, अगर उसका मकान अपना है तो वो 1-1.5 करोड़ का आदमी है। हम ये मान लें कि ये वाली फिगर 20 साल बाद 2 डबल हो जाएगी, अगले 20 साल में 10 साल में और डबल, और उससे अगले 20 साल में और डबल, 10 करोड़ के आसपास मान लेते हैं हम। तो 10 करोड़ उस वक्त अगर आदमी के पास है तो वो मतलब एक अच्छी रकम है। बराबर, ठीक 30 है, साल में एग्रीड एग्री करते हैं हम, एग्री, आप और हम दोनों agree करते हैं। प्लेटफॉर्म पे हैं। अब हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का समूह है, मतलब 50 बेस्ट कंपनी का समूह है। अगर मैं जब से निफ्टी बनी है और आज तक का CAGR देखूं तो उसका 14 से 17% के बीच में कुछ बैठता है, एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन 14 से 17% है। मैं 30 साल की रिटर्न बता रहा हूँ निफ्टी की, मैं कोई 1-2 साल की नहीं बता रहा। 1-2 साल तो मतलब एवरेज 30 साल का, 30 साल की एवरेज रिटर्न इज ऑलमोस्ट 15 और 17%। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो आप लोग गूगल कर सकते 10 से 15 के बीच में मान लेते हैं। नहीं, 14 से 17 के बीच में। अच्छा, ये 14 मेरा से शॉर्टी है, 14 से नीचे नहीं है, 17 से ऊपर नहीं है। ठीक है, 30 साल की रिटर्न, तो मैं ये मान के चलूं कि आने वाले 30 साल में भी रिटर्न इतनी ही रहने वाली है, या कम ज्यादा आप मान लेते हो? 12% मान लेते हैं, हम 12 कम मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, थोड़ा कम लेके चलते हैं। 12 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये वो नहीं कर सकता, क्या नाम है, मुंह जबानी, तो मैं कैलकुलेटर से। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी दोस्तों, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, गूगल पे जाइएगा, SIP कैलकुलेटर लिखिएगा, SIP कैलकुलेटर। जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग खुद करके देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लाइफ चेंजिंग एक इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो आप लोग अगर कर लेते हैं तो। देखिए साहब, अगर हम 35,000 रुपये 12% की दर से 30 साल तक जोड़ते हैं तो ये 10 करोड़ 80 लाख रुपए बन जाएंगे। निफ्टी में म्यूचुअल फंड ले लेंगे, कोई SIP डाल लेंगे, या ETF भी ले लेंगे, तो वो इतना ही है। 35,000 रुपये पर मंथ अगले फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स। ठीक है, एक ये कैलकुलेशन बनती है, जिसमें कि हमारा जो निवेश होगा वो 1 करोड़ 26 लाख का है शुद्ध, और ये हमारा पैसा 10x हो गया 30 साल में। 35,000 रुपये निकालना बड़ा थोड़ा टफ है हर किसी के लिए। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कितना कम कर दें? 20-25 हज़ार रुपये मैं आदमी 5,000 पे आ जाता हूँ, क्योंकि 5,000 एक ऐसी रकम है जो एक लेबर भी कर सकती है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर सकता है, एक महिला भी कर सकती है, एक बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और मैं 1,000 रुपये की भी एक कैलकुलेशन दे जाता हूँ। हम मान लेते हैं कि आपने 1,000 रुपये सेव किए जी, और ये जो 12% आपने लगाया, मैं इसे 15% पे ले आता हूँ, क्योंकि मैं जब इतने लंबे समय की बात कर रहा हूँ तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में करूँगा, फिर मैं लार्ज कैप में नहीं करूँगा इन्वेस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर मैं आपको एक और कैलकुलेशन दे जाता हूँ, पिछले 20 से 30 साल का अगर हम CAGR देखें मिड कैप का, तो वो 17 से 24% है, और अगर मैं स्मॉल कैप का देखूं तो 30% है।
30%? जी, पिछले ईयरली CAGR? ईयरली CAGR पिछले 10 साल का बता रहा हूँ मैं। और स्मॉल कैप का अगर आप पिछले 20-30 साल का देखेंगे तो वो 25% के आसपास है, लेकिन मैं 15% मानता हूँ जी, क्योंकि कम आगे से कम लेके चल रहे हैं। हाँ मतलब मेयर मिनिमम साइड में कि मेरे जो भी निवेश है उसकी, क्योंकि मैं एक्चुअली 30 साल 40 साल आगे की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्मॉल कैप में ही लगाऊंगा, मैं हाई रिस्क पे लगाऊंगा ताकि मेरी रिटर्न हाई है। मैं लगा कितना रहा हूँ, मैं कुल 1,000 1000 रुपये ही लगा रहा हूँ। ये अब आप ब्यूटी देखना भाई साहब, यहाँ पे 1000 रुपये 15 साल की जगह मैं इसे कर देता हूँ 50 साल। यानी कि आज जो बच्चा 18 साल का है वो एडल्ट होते ही 1000 रुपये तो वो भी लगा सकता है, एक रिक्शा पुलर भी लगा सकता है, ये जो आपके यहाँ सामने चाय वाला बैठा है वो भी लगा सकता है। अब 15% से हम कर रहे हैं, अगर हमने 50 साल डाल दिया तो ये भाई साहब 10 करोड़ की रकम बन जाती है। 1,000 रुपये प्रति मंथ निवेश करेंगे 50 सालों तक और 15% का भी CAGR होता है तो 10 करोड़ रुपए बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैजिक और दिखा देता हूँ। कोई बच्चा अगर 20 साल की उम्र में शुरू करता है और आने वाले 60 साल यानी कि जब वो 80 साल का होगा केवल 1000 रुपये लगाता है तो उसके पास भाई साहब पैसा होगा 37 करोड़ रुपए। 1,000 रुपये लगाता है आने वाले 60 साल तक। 60 साल तक मतलब आज किसी का बच्चा हुआ, मतलब आज मेरा बच्चा हुआ, यदि मैं आज से 1 महीने केवल 1,000 अगर आप 1000 रुपये, जैसे आपका बच्चा अभी छोटा 3 ही साल है, का है, 3 साल है, आप 1000 जो आपसे मिस हो गए 36,000 3 साल के, वो आप शुरू में लमसम डाल दो 50,000 रुपये और 1000 रुपये महीना डालते रहो। जब आपका बच्चा 60 साल का होगा तो मैं बता देता हूँ कितने पैसे होंगे उसके पास। आप 1000 ही रुपये डाल रहे हो, अब हो सकता है उसे कंटिन्यू करनी पड़ जाए, आप कहाँ तक जियोगे या क्या करोगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति 60-70 साल तक 1000 रुपये डालता है तो उसके लगे कितने पैसे, पहले ये समझ लो आप, 7,20,000 रुपये लगे जी और उसे मिलेंगे 38 करोड़ रुपये करीब 1000 रुपये से। लेकिन अगर ये हम 70 साल डाल देते हैं तो भाई साहब मैं थोड़ा कमजोर हूँ पढ़ने में, लो ये मुझे लग रहा है 153 करोड़ रुपए होंगे। जी, केवल 1000 रुपये की पावर है। यहाँ 1000 रुपये मैटर ही नहीं है, मैटर है टाइम। टाइम। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर अपना तो टारगेट 100 करोड़ का है तो 65 साल पे देख लेते हैं क्या 100 करोड़ बन रहे हैं। 69 ईयर्स पे बन रहे हैं शायद। 65 साल में बनेंगे 76 करोड़ और 67 पे देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। 67 पे 100 करोड़ पूरे बन रहे हैं लोग। वाह। कोई मेरी इसमें इंजीनियरिंग नहीं है, कोई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। 1000 रुपये आपने डालने हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दीजिए। 15% का भी अगर CAGR आ गया, जो अभी पिछले कई सालों का 30% है स्मॉल कैप में, तो कह रहा हूँ यहाँ से आधा रह जाएगा। और आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सिप कैलकुलेटर लगाना है। सिप कैलकुलेटर में वहाँ जब मंथली सिप बोलता है वहाँ 1000 रुपये डालिए, 15% की रिटर्न डालिए, 67 ईयर्स डालिए, 100 करोड़ की रकम आपके सामने निकल के आएगी। मेरा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको डिसिप्लिन से पैसा डालना है। तो अगर आपका बच्चा अभी वो है, आप छोड़ो सारे बिजनेसेस, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आपकी अगली जनरेशन 100 करोड़ के लिए तैयार हो सकती है केवल 1000 रुपये की उससे। मतलब 2 बातें आपके इस कन्वर्सेशन में मैं सीखा हूँ कि एक डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से यदि आप ये काम करते रहें तो आप कुछ भी गोल अचीव कर सकते हो, चाहे 100 करोड़ ही क्यों ना हो। एक रिक्शा चलाने वाला भी या सबसे छोटी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी 1,000 रुपये यदि महीने सेविंग करे और थोड़ा लंबे समय तक करे तो वो भी 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया। तो सर आपने तो मेरे आगे के सारे सवाल का जवाब एडवांस में ही दे दिया, मतलब जितने सवाल थे मेरे सब इसी के इर्द गिर्द थे, सारे सवाल आपने दे दिए। सर देखो, हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त है, एस्पिरेशनल लोग हैं। एक बच्चा जो आज 30-35 हज़ार रुपये कमाता है वो भी 10,000 की EMI दे के iPhone 17 खरीद लेता है, तो उसके ख्वाब तो छोटे नहीं हैं। जैसे ही वो 50-60 हज़ार कमाता है वो एक होंडा सिटी टाइप की गाड़ी खरीद लेता है, और जैसे ही वो 1-1.5 लाख कमाता है वो और 20-25 लाख की गाड़ी खरीद लेता है। फिर वो घर भी खरीदता है, फिर वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी करता है, फिर उसके बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं 20-25 हज़ार रुपये जहाँ फीस है, मिनिमम फीस है। नोएडा जैसे शहर में वो रह लेता है, और ये ट्रेंड मैं हर बच्चे में देख रहा हूँ। आज मेरी डॉटर है, शी इज़ वर्किंग, चलो भगवान की कृपा है मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तो उसकी जो सैलरी आती है वो पूरी की पूरी उसमें हम सिप कर देते हैं। लेकिन उसके ऑफिस के बच्चे जब घर आते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँ, रील वील में मुझे देख लेते हैं, तो वो कहते हैं अंकल बता दो। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो दे आर ऑलमोस्ट सेविंग 30% ऑफ देयर मनी, क्योंकि अभी सब यंग है, शादी वादी नहीं हुई, तो सब सेव कर पा रहे हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। तो वो बहुत अच्छी सिप चला रहे हैं।
और मुझे लगता है लास्ट 10-15 सालों में एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का, इस वक्त 26,000 करोड़ रुपए की सिप आ रही है इंडिया हमारे देश में हर महीने। 26,000 करोड़। हाँ, और ये बीच में 32,000 करोड़ भी पहुंच गई थी। तो भाई साहब कहीं पैसे की कमी नहीं है, सब आदमी सेविंग कर रहे हैं, और जब इस रफ्तार से सेविंग हो रही है तो मार्केट में भूचाल आना लाजमी है, क्योंकि अपने यहाँ कंजम्पशन भी है, अपने यहाँ सेविंग भी है, अपने यहाँ प्रगतिशील देश है, सरकार अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, देश बढ़ रहा है। क्या कोई ऐसा सिस्टम आपने फिगर आउट किया अपने पूरे जीवन में, इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, जिससे एक सस्टेनेबल इनकम बनाई जा सकती हो हर आदमी के लिए? कोई भी बेसिक 4-5 चीज़ें आप बता दें कि ये 5 काम करने से बनाया जा सकता हो। चित्रेश भाई, अभी मैंने ना एक रील देखी थी कि यहाँ नोएडा में ही सेक्टर 120 में कोई एक चाट वाला है, वो टिक्की बेचता है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं और मेरी पत्नी एक दिन चले गए चाट खाने उसकी, तो हम देखते रहे भाई साहब, पूरे बाजार ऐसा लगा हुआ था, वो चाट वाला भैया हमें नहीं दिखा। हमने 2 चक्कर लगा लिए, भैया 120 के बाहर ही बताया था यार, यहाँ तो है नहीं। तो वहाँ हमने एक से पूछा तो उसने कहा सर इनके यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है चाट के लिए कि सैटरडे संडे पुलिस वाले इन्हें बैठने नहीं देते, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। आज एक चाट का टिक्की का पत्ता 80 रुपए का देता है वो। क्या लगा? 20-50 100 ग्राम आलू, हाँ, 20 रुपये हायर साइड पे मान लीजिए। 20-30 रुपए की टिक्की 80 की बेच रहा है, 60 रुपए उसे वो, या मैं कह रहा हूँ 50 रुपए कमा रहा है, हमें नहीं पता, या मैं कहता हूँ 50 कमा रहा है, तो 40 रुपए कमा रहा है। कम से कम 200 पत्ते चाट वो रोज की बेच रहा है। सर यदि आप भीड़ ऐसी बोल रहे हैं तो 200 पत्ते तो कुछ होते ही नहीं है सर। 80,000 आप और रुपए, हम फैमिली के साथ जाते तो 5 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है। तो भाई साहब कहाँ है कमी, जब एक चाट वाला स्ट्रीट वेंडर इज मेकिंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज अ डे। अभी मैंने सुना था एक समोसे वाले के यहाँ इनकम टैक्स का वो हुआ था कुछ, क्योंकि उसने अपनी सेल ही कर ली थी कुछ 70-80 लाख की, वो यूपीआई ले लेके, वो इनकम टैक्स नहीं ले रहा था। जब सरकार ने देखा कि भैया इसके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, तो उसने उन्हें नोटिस भेजा, कुछ 15-20 लाख की रिकवरी। तो कुल मिला के कहाँ है कमी। एक इंसिडेंट याद आ गया आपकी इस बात पे। पूना में गार्डन वड़ा पाव के नाम से एक वड़ा पाव बेचता है, मेरा वहाँ ऑफिस था पहले। सर उसके इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, तो जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के, वो गिन लिए हाँ, थे। पत्तों को गिन के, मतलब एक पत्ते में एक ही वड़ा पाव का हिसाब लगाया, तो भी उस पर करोड़ों की रिकवरी निकाली थी जी। मतलब केवल एक पत्ते पे एक वड़ा पाव गिन के। और ये तो वो जो डस्टबिन में मिले, वो जो लोग लेके चले गए पार्सल, उसकी तो गिनती ही नहीं। तो उस पर करोड़ों रुपए की रिकवरी निकाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से कह रहे हैं सस्टेनेबल बिजनेस, अपने यहाँ क्या है, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, आप कुछ भी अच्छा काम शुरू करेंगे, स्ट्रीट वेंडर बन जाइए आप, थोड़ा आपका अच्छा काम है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लीजिए, और थोड़ा आपके पास पैसा है आप एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, और थोड़ा बेटर पैसा है आप प्रॉपर्टी खरीद बेच कर लीजिए, और थोड़ा पैसा है। बल्कि अभी मैं एक लड़के से मिला, सर यू वोंट बिलीव, उसका मतलब ऑरा देख के ही मैं दंग रह गया। मैंने कहा भाई तुम क्या करते हो? बोला साहब मैं ये सेकंड हैंड गाड़ियों का धंधा करता हूँ। तो मुझे तो लगता था 2-5 हज़ार रुपये कमीशन लेता होगा, मेरी खरीदी आपको बेची तो 5 मेरे से ले लेगा 5। तो बोला सर वो ज़माने चले गए, अब मैं आपसे 20 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, मैं इसे चमका के पॉलिश करा के नया रंग रोगन करा के सब करके मैं इसे 25 में बेचूंगा, मेरे को 20-30% बचता है एक गाड़ी की सेल में। तो पीपल हैव ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेसेस। और हिंदुस्तान का आदमी भाई साहब, मानो या ना मानो, अपॉर्चुनिस्ट भी है और जुगाड़ू भी है। जुगाड़ू भी है, और जहाँ धंधा है वो वहाँ पहुँच चुका है। आप भाई साहब हाईवे पे जा रहे हो, अभी मैं देहरादून गया था, थोड़ा आगे गए तो देखा हमने वो सड़क पे 5-6 शहद वाले खड़े हैं, एक के बाद बैक टू बैक। क्या है भाई? सर ये यहाँ पे मधुमक्खी लगाई है और शहद बेच रहा हूँ। क्या अपॉर्चुनिटी? उसे दिखा कि भैया हाईवे पे लोग जा रहे हैं, हम शुद्ध शहद बेचेंगे, खेत देख के लोग रुकेंगे, बाजार में बिक रही है 200 रुपये 300 रुपये किलो शहद, वो 800 रुपये बेच रहा है शुद्ध के नाम पे, कमा रहा है ना। तो इज ही नॉट अपॉर्चुनिस्ट? है ना। ये जो मैंने आपको बताया 120 में चाट, उसने देखा भैया यहाँ 5-10 सोसाइटी हैं, यहाँ पे सारे खड़े कर लो, 50 वहाँ पे फूड वेंडर खड़े हो गए, तो क्या अपॉर्चुनिस्ट नहीं है ये? और क्या होते हैं अपॉर्चुनिस्ट? लोकल चौपाटी बन गई। उन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ पे कंजम्पशन हो सकती है, अपन अगर यहाँ खाने की ठेली लगा लें और बिकेगा, भाई साहब रोज की वहाँ 5-7 लाख रुपए पूरे बाजार की वो हो रही है इनकम। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप ये, वो अनपढ़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं है वो, उसे पता है यहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरी रोज का सेल 1000, होएगी। 2000, 5000 रुपए लेके। अरे 50,000 रुपए लेके जा रहा है वो टिक्की वाला। टिक्की वाला बड़ा एग्जाम्पल हो गया, पर छोटे से छोटा आदमी हाँ। भी यदि सब्जी भी बेच रहा है तो 2000-5000 अब रुपए घर। आपको मैं बताऊं अपॉर्चुनिटी की बात, हम लोग सब आजकल फ्लैट और सोसाइटियों में रहते हैं,
हर फ्लैट के आसपास एक मंगल बाजार, शनि बाजार, सोम बाजार लगता है, जहाँ कपड़े भी मिलते हैं, बैग बुक भी मिलते हैं, सब्जी फ्रूट वाले भी हैं, और बड़ी फ्रेश सब्जी लाते हैं साहब वो। 4 बजे से रात के 10 बजे तक बाजार लगता है। क्या आप उसे अपॉर्चुनिस्ट नहीं बोलेंगे भाई साहब? मैं वहाँ पे एक दिन, अच्छा और मजे, मैं भाई साहब जाता था पहले, अब तो मैं नहीं जाता, पहले मैं सब्जी लेने खुद जाता था अपनी वाइफ के साथ। तो एक हमें बंदा वहाँ मिलता था, इंदिरापुरम में हम जाते थे, तो वहाँ पे एक भाई खड़ा होता था, गोभी वो भी उसी से लेते थे, हम हर बार जाते थे उसी से लेते थे। एक दिन हम मंगल बाजार नहीं जा पाए, तो सब्जी वाइफ बोली कि भाई चलो, मैंने कहा तो आज इंदिरापुरम नहीं वसुंधरा चलते हैं, थोड़ी ड्राइव भी हो जाएगी। वही आदमी वहां भी खड़ा था, तो हमने पूछा भाई तू यहाँ कैसे? बोला जी ये 7 बाजार लगते हैं, यहाँ सोम बाजार या मंगल बाजार। भाई साहब क्या उनकी वो है स्ट्रेटेजी, आप देखो, मतलब ही इज गोइंग टू द प्लेस जहाँ पे मास कंजम्पशन के लिए लोग आ रहे हैं, रादर देन के वो किसी सोसाइटी के बाहर दुकान लगा के बैठ जाए और वहाँ 50 ही लोग आए, उसके पास रोज 200 लोग नए आ रहे हैं। तो आप क्या इसे बिजनेस सेंस और बिजनेस माइंड नहीं बोलेंगे? सोमवार को इंदिरापुरम खड़ा हो रहा है, मंगलवार को वसुंधरा हो रहा है, बुधवार को वो वसुंधरा के सेक्टर 12 में हो रहा है, फिर सेक्टर 30 में हो रहा है, फिर वैशाली के सेक्टर 2 में हो रहा है। भाई हर जगह रोज बाजार लग रहा है, वही वेंडर वहाँ सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर वो 300-400 वेंडर्स हैं जो सब्जी भी बेच रहे हैं, फ्रूट भी बेच रहे हैं, कपड़ा भी बेच रहे हैं, वो मतलब जुराब भी बेच रहे हैं, और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल हैं, लेकिन वहाँ पब्लिक आ रही है, तो ये क्या आप बिजनेस सेंस नहीं कहोगे? आपके हिसाब से वो अनपढ़ है, लेकिन आप सोचो कितना बड़ा बिजनेस सेंस है उसको। और सर मैंने 7 बजे देखा एक वेंडर आता है टेम्पू में, वो सबके यहाँ वो खड़ी कर जाता है लाइट, हाँ, बैटरी के साथ। वो भाई कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। 4 बजे एक दिन मैं वहां से पास हो रहा था, तो सबके लिए वो टेंट वाली जो टेबल होती है वो सबके आगे, किसी कहीं 2 कहीं 5, क्यों? क्योंकि अभी वो वेंडर आके वहां वो लगाएगा। तो आप सोचो सब कितना रोजगार है इसमें। अपार्ट फ्रॉम द सेल दैट वी आर डूइंग डायरेक्टली, इनडायरेक्ट बिजनेसेस कितने हैं। आप बिजनेस कोच हो, लेकिन आप सोचो कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा धंधा जनरेट कर रहे हैं साहब। मैं एक दिन किसी काम से बुलंदशहर गया, मुझे भूख लगी थी, काला आम करके वहाँ चौराया है, उसके पास भाई साहब एक समोसे बना रहे थे। भाई साहब 45 मिनट बाद तो मेरा नंबर आया समोसा खाने के लिए। 45 मिनट मैंने बाद देखा भाई साहब वहाँ आदमी मक्खियों की झुंड की तरह खड़े हैं, तो मेरी जिज्ञासा जागी, मैंने कहा कुछ अच्छा ही बना रहा होगा। अब मैं तो भाई साहब पहले बहुत बड़ा फूडी था, तो मैंने कहा गुरु इसका तो समोसा खाना ही पड़ेगा जब इतनी भीड़ लग रही है। तो 45 मिनट लगे भाई साहब मुझे वहाँ, और एक समोसा वो 8 या 10-12 रुपए का कुछ बेच रहा था। अगर मेरे से पहले उसने 300 लोगों को समोसा डिस्पेंस किया, तो आप सोचो उसकी टर्नओवर कितनी है। और अभी हम कह रहे हैं कि भारत गरीब देश, अरे भारत में असीम पैसा है, लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे अपने हिसाब से। कमाना आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना आना अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर पैसे जगह बहुत है, हर जगह है भाई साहब, हम्म, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज ए लैंड, हम पहले जैसे मैं सुनते थे यूएसए इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नहीं भाई साहब, मैं कहता हूँ इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस हर जगह प्रवेल कर रहा है। मैं आपको, अब आप भी भाई साहब जाते हो, हम भी जाते हैं, चलो भैया कहाँ जा रहे हैं? जलंधर जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे? मुरथल पे पराठे खाते जाएंगे। भाई साहब एक वक्त में वहाँ 250 गाड़ी खड़ी होती हैं, होती है। अंदर चले जाओ 45 मिनट वेटिंग है आज। अच्छा, पराठा एक खाने, पराठा वाला नहीं, वैसे सारी 10, ऐसे 12, बने- 15 लोग हैं और सबके पास भीड़ है। हाँ, तो मतलब फिर किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम है, पर भीड़ है सब जगह है। तो दैट मीन्स वो एक, उसने किसी आदमी ने जब सबसे पहले शुरू किया होगा, तब तो पहला ही एक पराठा बेचा होगा। हाँ, लगा रहा, क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन। आज देखो भाई साहब इतनी बड़ी मंडी बन गई, मतलब पूरी मंडी बन गई है वो। तो कई दफ़ा हम लोग गए, चलो ग्रुप है तो आदमी ड्राइव भी कर लेगा, पराठा भी खाएगा, करते ही हैं। बिजनेस सब जगह फैला हुआ है हिंदुस्तान में, और फैलना ही है। ये जो यूथ आ रहा है ना, बड़ा डायनामिक यूथ है साहब अपना, यूथ इज़ हाईली डायनामिक। तो पैसे की कोई, और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की, क्योंकि जब भी आप ये सोचो कि भाई साहब मेरे को अब आगे और नहीं बढ़ना, उस दिन तो मृत्युशैया ही है। अपने यहाँ भाई साहब 70 साल का आदमी भी आके सोच रहा है, 80 साल का भी सोच रहा है, यार वो एफडी पड़ी है, कुछ और बेहतर विकल्प हो सकता है, म्यूचुअल फंड है, कुछ और बेहतर हो सकता है। 80-80 साल के भी लोग मैंने देखे हैं जो बेचारे लाठी लेके चल रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ कराने आ रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में भी है कि भैया ये बेचो, वो ले लो, वो कर लो। तो अपने यहाँ नहीं है भाई साहब ठहराव लोगों में, ये सब कहने की बात है। जब आदमी अपने लिए गोल सेट करता है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ हो जाएंगे, तो जिस दिन 1 करोड़ होते नहीं है, उसी दिन वो 10 करोड़ का गोल सेट कर लेता है। जिस दिन 10 होते हैं उस दिन वो 100 का कर लेता है। तो बहुत प्रगतिशील है भाई साहब आदमी अपने यहाँ। कोई एक मिथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपने लॉटरी नहीं है स्टॉक मार्केट। बस आप यहाँ आओगे, पैसा लगाओ, वेट करो, पेशेंस दिखाओ,
नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। किसी एक कंपनी पे एक जुआ नहीं खेलो भाई साहब, बास्केट बनाओ 10-20-50। और मैं तो कहता हूँ भाई साहब किसी पे भी मत करो। निफ्टी 50 सरकार ने बना दी ना, एक NSE और सेबी ने मिलके, कि भैया निफ्टी 50 का मतलब है 50 बेस्ट कंपनी, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। तो भाई दिमाग क्यों लगाना है, सब में पैसा लगाना है। आप देखो, अगर आप 3 ETF ले लो, एक निफ्टी 50, एक निफ्टी ETF मिड कैप और एक निफ्टी ETF स्मॉल कैप, ये 3 में ले लिया आपने भाई साहब 70% मार्केट में पैसा लगा दिया। बजाय इसके कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, भैया मेरा पैसा पूरे बाजार में लगा है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज और कैप लॉन्ग टर्म पे आप काम करोगे तो ग्रोथ होगी होगी ही। शॉर्ट टर्म यदि आप सर खेल रहे मैंने हो, आपको क्या बताया, गाड़ी बिक रही है तो तेल बिकेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तेल, गाड़ियां बिक रही हैं तो बैंक चल ही रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं भाई साहब सारी 5 साल 7 साल लोन पे बिक रही है, तो 7 साल तक तो बैंक बर्बाद होता नहीं। और बैंक का प्रोसेस क्या है, उन्होंने अगर मुझे लोन दिया है तो मुझे देख के दिया होगा कि 7 साल में सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं, मतलब मेरा ग्राफ अपसाइड होना चाहिए। बैंक ने तो पूरा अपना वो झोल झाला किया होगा हाँ, ना भाई मुझे साहब। किसी बड़े समझदार व्यक्ति ने कहा था जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो बैंक तो का सबसे उसमें पहले 5% लोन डलवा लो, बोले बैंक सारे काम कर देगा। बस। तो बहुत मज़ा आया दीपक जी, बहुत सारी नई चीज़ों पे आज डिस्कशन किया। और पॉडकास्ट हम किसी और विषय में करना चाह रहे थे, पर आज आपने जो सबसे अहम सब्जेक्ट है देश के लिए, देशवासियों के लिए, कि क्या भारत देश विकास कर रहा है और हम उस विकास की नैया में कैसे बैठ के आगे बढ़ सकते हैं, उन सब पे बहुत बेबाकी से बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। सर मेरा सिर्फ एक कहना है, लोग जेवर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं कि एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। अरे नहीं, जहाँ सड़क बन जाए उसके आसपास 10 साल में बिजनेस आएगा ही आएगा। आप कोई सड़क उठा के देख लो, दिल्ली जयपुर बनी थी भाई साहब, आज वहाँ पे 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों तरफ इतना विकास हो गया। अब ये नई वाली बनी है, अब आप देखना जहाँ जहाँ इसका लूप उतर रहा है वो सर कितना प्रॉस्पर करेंगे, आप सोच नहीं सकते। दिल्ली आगरा बनी, वृंदावन का विकास देख लो, मथुरा का देख लो, जहाँ जहाँ उसका लूप उतर रहा है वहाँ का विकास देख लो आप। मतलब करोड़ों रुपए की आपने एक सिंगल बात बता दी, जहाँ रोड पहुंचे वहाँ आप पहुंच जाओ, आपका जहाँ पैसा ना बढ़ नहीं पहुँचे बढ़। कवि, वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसे ही जहाँ पहुँच गई रोड, विकास पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच के ही रोड बनाई है ना। उन्हें वहाँ दिख रहा है कि भैया यहाँ 30 साल में ये लोग विकास कर लेंगे। और मेरा कहना ये है, आप आगे की छोड़ो, पिछले 30 साल पहले देख लो। मैं भाई साहब जानता हूँ, मैं पहले गाजियाबाद रहता था, मोहन नगर से हम वैशाली, जो आज वैशाली कहलाता है, मोहन नगर से दोनों तरफ खेत होते थे। आदमी रात को 8 बजे आते हुए डरता था, इतना भाई साहब सन्नाटा हो जाता। और आज रात के 2 बजे आ जाओ तो भीड़ लग रही, आप तो नोएडा से भी आप 50 किलोमीटर बस, चले आओ तो भी डर नहीं लगता तो भी है। डर नहीं है। 120 करोड़ थे, 130 हो गए, ये भी तो ग्रो कर ही रहे हैं, कोई ख़त्म थोड़ी हो रही है जनता। ये थोड़ी है कि 130 है तो यहीं रुक जाएंगे। ये भाई साहब आने वाले 10 साल में बढ़ते 140 ही जा करोड़ रहे भी हैं, हाँ। होंगे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ का जो वो है वो बढ़ रही है ना। पहले 70 थी, फिर 85 हुई, अब 80 के आसपास चल रही है। तो 80 साल तक आदमी मर ही नहीं रहा। तो बहुत उम्दा पॉडकास्ट रहा और बहुत अच्छे से आपने अपने सारे विचार रखे दीपक भाई। और क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे करना था वो सब्जेक्ट हुआ नहीं, तो एक बार और आपको मैं बुलाना अरे नहीं, चाहूँगा। लोग कहेंगे भाई साहब इनके पास और कोई स्पीकर नहीं है, यही नहीं बुला लेते हैं बार बार। तो होप एक और पॉडकास्ट हम दीपक जी के साथ जल्दी प्लान करें। और यदि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी लर्निंग मिली है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। और आप व्यक्तिगत दीपक जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। दीपक जी ने जो कैलकुलेशन बताए थे वो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वीडियो में भी डलवाता हूं, और उसके कैलकुलेशन का, उसके कैलकुलेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जिसमें आप भी यदि ऐसी कोई समझ से कुछ अपना निवेश करना चाहें तो उससे आप निवेश कर सकें। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया सर। धन्यवाद सर।